मम्मी घर आज ही आ जाऊं क्या, ये मुझे मार देगा नहीं तो। ये शब्द शायद ग्रेटर नोएडा की निकी के आखिरी शब्द थे अपनी माँ से फोन पर कहे, अपनी भयानक मौत से बस 5 मिनट पहले। आज हम इसी दिल दहला देने वाली घटना पर और इसके पीछे जो भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा का एक व्यापक लगातार बना हुआ मुद्दा है, उस पर थोड़ी विस्तार से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं जो न सिर्फ निक्की के केस की परेशान करने वाली डिटेल्स बताती हैं, बल्कि दहेज हत्याओं के जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उनकी भी एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में उन अनगिनत कहानियों का आईना है जो हमारे समाज के एक बहुत ही स्याह पहलू को दिखाती हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतने कानून होने के बावजूद भी इस समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। सही बात है। हमारा मकसद भी आज यही है कि इस एक दुखद घटना की परतें तो खोलें ही, साथ ही ये समझें कि कैसे और क्यों ये दहेज हत्याएं भारत में एक लगातार बनी हुई सच्चाई हैं। तो चलिए सबसे पहले निक्की के मामले को ही देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में निक्की एक युवा महिला थी जिन्हें कथित तौर पर उनके पति विपिन भाटी और विपिन के माता पिता ने पहले केमिकल डाला और फिर लाइटर से आग लगाकर जिंदा जला दिया। ये सुनने में ही इतना भयानक लगता है, मतलब क्रूरता की हद है। अक्सर ऐसे मामलों में हिंसा धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन यहाँ जिस तरीके का आरोप है वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश और बेहद नफरत की तरफ इशारा करता है। निक्की की माँ का जो बयान है वो इस पर और रोशनी डालता है। वो कह रही हैं कि परिवार ने विपिन की कई मांगे पहले ही पूरी कर दी थी। अच्छा। हाँ, शादी के टाइम पर एक स्कॉर्पियो कार दी थी। फिर बाद में जब निक्की को बेटा हुआ तो विपिन के कहने पर एक बुलेट मोटरसाइकिल भी दी गई। ठीक है। लेकिन आरोप ये है कि विपिन का लालच यहीं नहीं रुका। ये पैटर्न ये बहुत आम है और यही सबसे चिंताजनक बात है। अक्सर देखते हैं कि एक बार मांग पूरी हो जाए तो वो सिलसिला रुकता नहीं। हाँ, बल्कि बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये क्यों होता है? क्या शुरू में मांग मान लेना एक तरह से गलत सिग्नल देता है? ये बहुत अहम सवाल है। निक्की की माँ बता रही हैं कि विपिन लगातार पैसे मांगता रहता था, कभी 1 लाख तो कभी 2 लाख रुपए। और उनका ये भी आरोप है कि विपिन ये पैसे दूसरी औरतों पर उड़ाता था। ओहो। परिवार का तो ये भी दावा है कि उनके पास इसका वीडियो सबूत भी है। दिल्ली में किसी दूसरी महिला के साथ विपिन पकड़ा गया था। तो मतलब यहाँ मामला सिर्फ दहेज के लालच का नहीं रहा, इसमें फिर ये विवाहेतर संबंध का एंगल भी जुड़ गया। हाँ। और शायद उन संबंधों को छुपाने की कोशिश या उससे जुड़ी कोई उलझन, ये भी मुमकिन है कि पैसों की मांग इन बाहरी रिश्तों के लिए हो रही हो सकता है। परिवार ने ये भी बताया कि इस मसले को सुलझाने के लिए कई बार पंचायतें भी हुई। अच्छा, पंचायतें भी हुई? हाँ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विपिन के बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। ये भी दिखाता है कि कभी-कभी हमारे जो पारंपरिक सिस्टम्स हैं, पंचायत जैसे, वो भी ऐसी स्थितियों में नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल, पंचायतें अक्सर समझौते पर या सामाजिक दबाव पर जोर देती हैं। हाँ। लेकिन शायद ऐसे मामलों में वो काफी नहीं होता, जहां एक तरफ लगातार गलत बर्ताव हो रहा हो और हिंसा भी शामिल हो। सही। वहां शायद कानून का डर या दखल ज्यादा जरूरी हो जाता है, पर हो सकता है परिवार उस हद तक जाने से हिचक रहा हो जब तक कि बहुत देर ना हो गई। और फिर वो आखिरी फोन कॉल, वो तो रोंगटे खड़े कर देती है। घटना से ठीक 5 मिनट पहले निक्की का अपनी माँ को फोन करना और कहना, मम्मी घर आज ही आ जाऊं क्या, ये मुझे मार देगा नहीं तो। सोचिए जरा, उस लड़की का डर, वो खतरा जो वो महसूस कर रही थी। हाँ। और इसके तुरंत बाद आरोप है कि मारपीट हुई और फिर बेहोश होने पर केमिकल डालकर आग लगा दी गई। ये कॉल ये भी बताता है कि शायद हिंसा पहले से चल रही थी और उस दिन बस हद पार हो गई। जी। निक्की की बहन है कंचन, उनकी शादी भी विपिन के भाई रोहित भाटी से हुई है। उन्होंने भी कुछ अहम बातें बताई हैं। हाँ, कंचन ने कंफर्म किया कि निक्की की शादी 9 दिसंबर 2016 को हुई थी। और उनका सीधा आरोप है कि विपिन के कई दूसरी महिलाओं से संबंध है और इसी वजह से पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। ठीक है। कंचन ने यह भी बताया कि पिछले साल परिवार ने विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और उसका वीडियो भी बनाया था। तो देखिए, मकसद और भी उलझता जा रहा है। क्या ये सिर्फ दहेज के लिए था, या अपने अफेयर्स के खुलने के डर से, या शायद निक्की के सवालों से गुस्सा, नियंत्रण खोने का डर? हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में ये सारे मकसद ना आपस में गुथे हुए होते हैं। लालच, गुस्सा, कंट्रोल,
सब कुछ। कंचन के मुताबिक विपिन अक्सर रात रात भर घर से गायब रहता था और जब निक्की पूछती थी तो आरोप है कि वो मारपीट करता था। उफ। कंचन ने ये भी दावा किया है कि निक्की की मौत से ठीक पहले जो मारपीट हुई उसका एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। हाँ, ये जांच में बहुत अहम हो सकता है। बिल्कुल। ये वीडियो न सिर्फ हिंसा के पैटर्न को दिखा सकता है, बल्कि घटना से ठीक पहले क्या हुआ उस पर भी रोशनी डाल सकता है। इस मामले में जो एफआईआर हुई है उसमें निक्की की सास दया, ससुर सत्यवीर, पति विपिन और देवर जीजा रोहित भाटी का नाम है। मतलब सिर्फ पति नहीं, ससुराल के कई लोग आरोपी हैं। जी, और ये भी दहेज से जुड़े मामलों में अक्सर देखने को मिलता है। पूरा परिवार या कम से कम घर के जो मुख्य लोग हैं वो मांगों में और फिर प्रताड़ना में शामिल होते हैं। हाँ, ये इसे एक व्यक्तिगत झगड़े से ज्यादा एक तरह का पारिवारिक या सामूहिक अपराध बना देता है, जिससे निपटना और मुश्किल हो जाता है। और हाल की मांगों की बात करें तो वो तो और भी चौंकाने वाली हैं। क्या? परिवार का आरोप है कि विपिन वो मर्सिडीज कार मांग रहा था जो निक्की के पिता ने हाल ही में खरीदी थी। मर्सिडीज? स्कॉर्पियो और बुलेट के बाद। हाँ। और साथ में 60 लाख रुपए नकद भी। 60 लाख? और एक रिश्तेदार ने बताया कि निक्की की सास कथित तौर पर ऑडी कार मांग रही थी। बाप रे, मतलब स्कॉर्पियो, बुलेट, फिर मर्सिडीज, ऑडी, 60 लाख कैश। ये तो लालच की इंतहा है। ये सिर्फ पैसों का लालच नहीं लगता। नहीं, ये शायद स्टेटस सिंबल और दूसरे परिवार की आर्थिक हैसियत को पूरी तरह निचोड़ लेने की कोशिश है। ये एक तरह की आर्थिक हिंसा है जो अक्सर शारीरिक हिंसा के साथ साथ चलती है। और विडम्बना देखिए, निक्की खुद एक कामयाब मेकओवर आर्टिस्ट थी। हाँ, ये बात भी सामने आई है। उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड मिले थे। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थीं, इन्फ्लुएंसर थीं। इंस्टाग्राम पर करीब 49,000 फॉलोअर्स थे उनके। उनकी बड़ी बहन भी इसी प्रोफेशन में है। ये पहलू इस पूरी ट्रेजेडी को और भी दुखद बना देता है। बिल्कुल। ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि दहेज हिंसा सिर्फ पिछड़े इलाकों या कम पढ़े लिखे लोगों तक सीमित है। सही कहा। एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, कामयाब महिला उसका इस तरह शिकार बन जाना दिखाता है कि समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है। हाँ, समस्या समाज की मानसिकता में है, पितृसत्तात्मक सोच में है, औरतों को एक वस्तु या संपत्ति समझने की प्रवृत्ति में है। उसकी अपनी पहचान, उसकी सफलता शायद ससुराल वालों की नजर में कोई मायने नहीं रखती थी। अब अगर इस एक घटना से हटकर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई जी। और जैसा आपने पहले भी कहा था, यूपी दहेज हत्या के मामलों में देश में लगातार टॉप पर है। हाँ, एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यही बताते हैं। अगर पिछले कुछ दशकों के आंकड़े देखें तो तस्वीर बहुत भयावह है। 2001 से 2022 तक यानी सिर्फ 22 सालों में भारत में 1,80,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई। 1,80,000। ये तो किसी जंग में हुई मौतों जैसा आंकड़ा है। बिल्कुल, सोचिए जरा, रोजाना लगभग 20 औरतें, हर दिन 20 महिलाएं। जी। सिर्फ 2018 से 2021 के बीच ही देखें तो 34,493 मौतें हुईं और अकेले 2022 में 6,450 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। सही कहा आपने। न जाने कितने मामले तो सामाजिक दबाव में, शर्म के मारे या सबूत ना होने की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे। हाँ, असल संख्या तो शायद इससे कहीं ज्यादा हो। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये खत्म हुई जिंदगियां हैं, बिखरे हुए परिवार हैं और हमारे समाज पर एक गहरा दाग है। आपने राज्यों का जिक्र किया था। जी। यूपी, जहां करीब 11,874 मौतें हुई हाल के सालों में, के बाद बिहार 5,354, फिर मध्य प्रदेश 2,859, पश्चिम बंगाल 2,389 और राजस्थान 2,244। ये टॉप 5 राज्य हैं। जी। क्या इन इलाकों में कोई खास सामाजिक आर्थिक वजह है जो इस समस्या को बढ़ाती हैं? कहीं कहीं सामंती मानसिकता के अवशेष भी हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हाँ। और कभी-कभी कानून का उतना सख्त पालन न होना, ये सब मिलकर ऐसी स्थितियों को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा। कुछ समाजशास्त्री इसे तेजी से बदलते आर्थिक माहौल और बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति से भी जोड़ते हैं। मतलब शादी को स्टेटस और संपत्ति पाने का एक शॉर्टकट या जरिया समझने लगना। ये बात राष्ट्रीय महिला आयोग के 2024 के आंकड़ों में भी दिखती है। महिलाओं के खिलाफ जो कुल शिकायतें आईं, करीब 25,743। जी।
उनमें सबसे ज्यादा 24% घरेलू हिंसा की थी और दूसरे नंबर पर 17% मामले दहेज उत्पीड़न के थे। बिल्कुल सही। और अक्सर ये दोनों चीजें, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हाँ, जैसे निक्की के केस में भी लग रहा है। एक दुष्चक्र बन जाता है। ये दिखाता है कि दहेज सिर्फ पैसे या सामान की मांग नहीं है। ये अक्सर औरतों पर कंट्रोल करने और उन्हें टॉर्चर करने का एक बहाना या हथियार बन जाता है। निक्की के मामले में अभी क्या स्थिति है? पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, ये खबर आई है। लेकिन परिवार, खासकर निक्की के पिता भिखारी सिंह, वो इससे संतुष्ट नहीं है। जाहिर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। अच्छा। और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। देखिए, पीड़ित परिवार का ये गुस्सा, ये हताशा समझी जा सकती है। वो न्याय चाहते हैं, शायद फौरन और सख्त सजा चाहते हैं। हाँ। और ये जो शब्दावली है, एनकाउंटर और बुलडोजर, ये हाल के सालों में यूपी में राज्य की कुछ त्वरित कठोर कार्रवाइयों से जुड़ गई है, जिन पर सवाल भी उठे हैं। हाँ, ये बात सही है। हम यहाँ सिर्फ परिवार की मांग को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कानून के राज और न्याय प्रक्रिया पर एक बड़ी बहस की तरफ इशारा करता है कि कैसे पीड़ित परिवार कभी-कभी सिस्टम से निराश होकर ऐसे तत्काल न्याय की मांग करने लगते हैं। तो हमने निक्की हत्याकांड के दर्दनाक पहलू देखे, जिसमें कथित तौर पर दहेज का लालच, अफेयर, कंट्रोल की भावना, कई मोटिव उलझे हुए लग रहे हैं। जी। हमने ये भी देखा कि ये घटना अकेली नहीं है, ये देश भर में फैली एक गंभीर समस्या का हिस्सा है, जिसके आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। और एक सफल आत्मनिर्भर महिला का इस तरह शिकार होना इसे और भी दुखद बनाता है। तो इन सब का मतलब क्या है, हम इससे क्या समझें? ये मामला एक कड़वी सच्चाई को फिर से सामने लाता है। हाँ। कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। दहेज निषेध अधिनियम तो 1961 से है, घरेलू हिंसा कानून भी है, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, जब तक शादी को एक पवित्र रिश्ते की जगह एक सौदा या स्टेटस सिंबल समझा जाता रहेगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हाँ, ये लालच, पितृसत्तात्मक कंट्रोल और हिंसा, इनके खतरनाक गठजोड़ का नतीजा है। तो फिर रास्ता क्या है? सिर्फ कानूनों को सख्ती से लागू करना या सजा बढ़ाना, क्या यही काफी है? देखिए, ये जरूरी कदम है, लेकिन शायद अकेले काफी नहीं है। हमें एकदम बुनियादी स्तर पर बदलाव लाने होंगे। जैसे स्कूलों में लैंगिक समानता की शिक्षा देना, बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना, शादी की संस्था को लेकर समाज में एक स्वस्थ बहस को बढ़ावा देना, ये सब जरूरी है। हाँ। हमें उन सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों पर चोट करनी होगी जो दहेज प्रथा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है? पंचायतों का जिक्र आया था, जो इस केस में बेअसर रहीं। बिल्कुल, समुदाय की भूमिका बहुत अहम हो सकती है, लेकिन उसे ज्यादा जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा। क्या हम ऐसे तरीके बना सकते हैं कि समुदाय शुरुआती संकेतों को पहचान ले? जैसे लगातार पैसों की मांग या घर में झगड़ों का बढ़ना? हाँ, और समय रहते दखल दे सकें। क्या धार्मिक नेता या गांव के प्रभावशाली लोग इसमें कोई सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं? हमें सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्ट करने की बजाय उसे रोकने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सही बात है, रोकथाम जरूरी है। और अंत में ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। कानून और पुलिस तो अपनी जगह हैं, लेकिन हम एक समाज के तौर पर ऐसी कौन सी गहरी जमी हुई सोच और आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं जो आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती हैं और उनकी जिंदगी को इतना सस्ता बना देती हैं? जब तक हम इन सवालों का ईमानदारी से सामना नहीं करते, निक्की जैसी और कितनी कहानियां हमें ऐसी झकझोरती रहेंगी।